हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि एसएम का पूरा सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि एसएम के नए सिलेबस के सारे लेक्चर्स आपको ओनली 1000 रुपीज़ में अवेलेबल हैं प्रोफेशनल हब की एंड्रॉयड ऐप पे। और इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। तो चैप्टर नंबर 5 स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। अब इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए या दोनों अच्छे होने चाहिए? दोनों अच्छे होने चाहिए, मतलब उसकी प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए जो उसने स्ट्रैटेजी बनाई है, और उसको वो ढंग से इम्प्लीमेंट, उसको एग्जीक्यूट भी वो कर सके, उसको एक्शन में भी अगर वो अच्छे से कन्वर्ट कर पाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन मतलब इवैल्यूएशन बच्चों क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, इवैल्यूएट करना मतलब चेक करना कि जो मैंने इंप्लीमेंट कर दी वो सही तरीके से काम भी कर रही है या नहीं कर रही। अगर उसमें कुछ भी गलती हो गई जो आपने इंप्लीमेंट किया तो उसको ठीक करना इज कॉल्ड द इवैल्यूएशन। उसको इवैल्यूएट करते हैं कि जो अपन ने इंप्लीमेंट किया है वो सही वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। इन सब के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर ओवरव्यू का एक डायग्राम बना लो आप लोग अपनी बुक में। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। मतलब 2 चैप्टर मिलाकर 1 चैप्टर हो गया, ये मान लो। आप लोगों की किस्मत बच्चों बहुत अच्छी है। पहले जब EIS चलता था तो 150 पन्ने का एक चैप्टर होता था, 150 पेजेस का, और हर पन्ना सिर्फ पढ़ने वाला होता था, उसमें कोई डायग्राम्स कुछ भी नहीं होता था, कोई मैट्रिक्स नहीं होता था कि आधा पन्ना उससे कवर हो गया, नहीं, सिर्फ लिखा हुआ रहता था। वो 150 पन्ने अपन को एक चैप्टर में याद करने पड़ते थे, ऐसे 5 चैप्टर अपन को पढ़ने पड़ते थे। तो वो जब पढ़ते थे ना, हाँ नहीं, मुझे जलन क्यों होगी? मैं तो ये बोल रही हूँ आप लोगों को बल्कि बहुत अच्छा फील करना चाहिए कि अरे इतनी से ऐसे 15 दिन में तो हमारी एसएम पूरी हो गई। 20 दिन ज्यादा से ज्यादा मान लो, अगर अपन बीच में छुट्टियां काउंट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन।
हार्ड एंड कल्चर सॉफ्ट। लिख लिया? थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बन गया सबका? चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पीटर ड्रुकर कहते हैं कि लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप कब होगी? इफेक्टिव लीडरशिप वो नहीं होता कि सिर्फ बोल दिया और लोगों ने पसंद कर दिया, नहीं। लीडर वो होता है जो रिजल्ट्स शो करता है। मतलब लीडर के लिए अपन रिजल्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि एट्रीब्यूट्स पे अपन फोकस करते हैं। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि लीडर वो होता है जो अपना रास्ता जानता है कि आगे उसको कैसे मूव करना है, उसी रास्ते पे वो चलता है और लोगों को भी वही रास्ता दिखाता है कि अपन को आगे इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो अलग अलग ऑथर के अकॉर्डिंग लीडर की अलग अलग डेफिनेशन होती है। इम्प्लीमेंटेशन, चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब जो आपने प्लान किया था, जो आपने फॉर्मुलेट किया था, उस चीज को आप एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। और इवोल्यूशन मतलब कि आप ये मेजर करोगे कि जो इम्प्लीमेंटेड स्ट्रैटेजी है वो कितनी इफेक्टिव है, वो कितने अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही। उस चीज को मेजर करना, उस चीज को असेस करना इज कॉल्ड द इवैल्यूएशन। सबसे पहले अपन इसमें टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। बच्चों अपन ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ याद है क्या डेफिनेशन थी? सबसे पहले अपन बनाते थे विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी को फिर इंप्लीमेंट करते थे, फिर उसको इवैल्यूएट करते थे, फिर करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करते थे, चाहे वो विजन में हो, चाहे वो मिशन में, चाहे स्ट्रैटेजी, चाहे ऑब्जेक्टिव।
उन्हीं को, यही जो लाइनें मैंने बोली इन्हीं को अपन अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यही स्टेप्स होते हैं, यही प्रोसेस होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले आप विजन बनाते हो, मिशन बनाते हो, वैल्यूज बनाते हो एंड गोल्स बनाते हो। वैल्यूज क्या थी? प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूज। फिर उसके बाद अपन एनालाइज करते हैं नंबर ऑफ थीम्स, मतलब नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा प्रॉमिसिंग होगा, फिर अपन वो देखते हैं। सब कुछ स्ट्रैटेजिक प्लान में आता है। क्या क्या आता है? विजन, मिशन, वैल्यू, गोल, स्ट्रैटेजिक थीम्स, हाई लेवल इंप्लीमेंटेशन जो प्लान होता है, की परफॉर्मेंस मेजर्स जो होते हैं वो भी आपका स्ट्रैटेजिक प्लान के अंदर ही आता है। अब ये की परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होते हैं? की परफॉर्मेंस मेजर्स जो लिंक करते हैं थीम को टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल। थीम का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव, मेरे पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं, पर मेरा कौन सा ऑल्टरनेटिव मेरी गोल को सेटिस्फाई करता है, उस ऑल्टरनेटिव को यहाँ पे मैच किया जाता है। एंड मेजर करते हैं कि इंप्लीमेंट होने के बाद स्ट्रैटेजी कितनी सक्सेसफुल रही और कितनी सक्सेसफुल नहीं रही। तो यहाँ पे अपन इस प्रोसेस में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विजन, मिशन, वैल्यूज, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। फिर अपन वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, वेरियस थीम्स के बारे में पढ़ेंगे और कौन सा ऑल्टरनेटिव मेरे लिए ज्यादा प्रॉमिसिंग है, कौन सा ऑप्शन प्रॉमिसिंग है, वो देखेंगे। प्लान में सब कुछ आता है, विजन, मिशन, वैल्यूज, गोल्स, आपका इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो होता है वो भी आपके प्लान के अंदर ही आता है, एंड की परफॉर्मेंस मेजर्स भी आपके प्लान के अंदर आते हैं। की परफॉर्मेंस मेजर मतलब यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है थीम को किसके साथ? गोल के साथ। थीम का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स मतलब ऑप्शन। आप लिख लो यहाँ पे चाहे कि यहाँ पे थीम का मतलब वो क्या कह रहा है? थीम का मतलब वेरियस ऑल्टरनेटिव्स जो होते हैं या फिर वेरियस ऑप्शंस जो होते हैं उसे ही क्या बोला गया? यहाँ पे थीम बोला गया। एंड यहाँ पे वो मेजर करता है कि जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो चुकी है वो कितनी सक्सेसफुल रही और कितनी सक्सेसफुल नहीं रही। दो चीजें करता है यहाँ पे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस डायनेमिक है, कंटिन्यूस है। डायनेमिक मतलब चेंज करते रहते हैं, विजन में भी, मिशन में भी, ऑब्जेक्टिव में भी, स्ट्रैटेजी में भी। क्यों क्यों चेंज कर रहे हो? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में वर्क करता है, एनवायरनमेंट डायनेमिक है, अनसर्टेन है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में भी चेंज करना पड़ता है। और ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब लगातार चलता रहेगा। कभी तो ऑब्जेक्टिव में चेंज करना है, कभी स्ट्रैटेजी में, कभी विजन में, कभी मिशन। ऐसा नहीं है कि एक विजन बन गया वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम आप वहीं पे काम कर रहे हो। एनवायरनमेंट जिस चीज की मांग करता है उसके अकॉर्डिंग हमें थ्रू आउट उस चीज को चेंज करते रहना पड़ता है। अगर एक किसी भी मेजर कंपोनेंट में कुछ भी चेंज हुआ तो मुझे बाकी सब में चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर इकोनॉमी में कोई शिफ्ट हो गया, जो जैसे कि इकोनॉमी में शिफ्ट हो गया, आपकी जीएसटी आ गई थी, तो जीएसटी आने से कुछ कुछ लोगों के लिए तो वो अपॉर्चुनिटी हो गई। अपॉर्चुनिटी होती है उनको अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजी में क्या करना पड़ा? चेंज करना पड़ा। पहले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से काम करते थे, जीएसटी आने का उनको अपना तरीका जो है वो चेंज करना पड़ा। तो अगर एक चीज में, एनवायरमेंट का एक फैक्टर में चेंज हुआ तो मुझे बाकी सब चीजों के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल एक और है कि अगर मैं मेरा एनुअल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाई तो मुझे मेरी पॉलिसी जो है वो मेरे को कई बार चेंज करनी पड़ती है। मेरा एनुअल ऑब्जेक्टिव था कि इस साल मेरा 10 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। उसके लिए मेरी पॉलिसी थी कि मैं सबको 10% डिस्काउंट दे रही थी मेरे प्रोडक्ट के अंदर, पर मेरा प्रॉफिट उतना हो ही नहीं पाया, 10 लाख में प्रॉफिट अचीव ही नहीं कर पाई। तो मुझे चेंज करना पड़ेगा मेरी पॉलिसी के अंदर, या तो मुझे मेरा एडवर्टाइजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, या फिर मुझे डिस्काउंट कम करना पड़ेगा, या मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी और इंप्रूव करनी पड़ेगी, जो भी है। तो आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। कई बार कॉम्पिटिटर अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करता है तो उसकी वजह से आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी, अपना मिशन, अपना विजन में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अगर एक किसी भी एलिमेंट में चेंज होता है तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी में क्या करना पड़ता है? चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो फॉर्मुलेशन है, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है एंड ऑफ द ईयर या सेमी एनुअली आपने ये काम कर लिया तो काम हो गया, नहीं। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये कभी खत्म नहीं होता है, थ्रू आउट चलता रहता है, हमेशा ये चलता ही रहता है। तो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? पढ़ा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे प्रोसेस के अंदर? अपन विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि बहुत सारे थीम्स एंड कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सुटेबल है। प्लान में क्या क्या इंक्लूड होता है स्ट्रैटेजिक प्लान के अंदर? विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, इंप्लीमेंटेशन प्लान एंड की परफॉर्मेंस मेजर्स भी यहाँ इंक्लूड होते हैं। की परफॉर्मेंस मेजर मतलब कनेक्ट करो थीम को विद द
गोल के साथ एंड चेक करो कि जो इम्प्लीमेंटेड स्ट्रैटेजी है वो कितनी सक्सेसफुल रही या नहीं रही। अगर आप किसी भी एक चीज में कुछ भी चेंज करते हैं तो आपको सब में चेंजेस करने पड़ते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस है, ये इटरेटिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये ईयर एंड में कर लिया या सेमी एनुअली कर लिया तो काम हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स बनाएंगे, फिर हम स्ट्रैटेजी बनाते थे। अच्छा, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पहले मैंने डेफिनेशन जब पढ़ी थी स्ट्रैटेजी की, कि अगर मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है तो पहले मुझे सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता था, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाती थी। यहाँ सिचुएशन का मतलब क्या है, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी को बनाते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो, फिर उसको इवैल्यूएट करते हो कि जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हुई है वो सही रिजल्ट्स दे रही है या नहीं दे रही है, उसमें मुझे कोई चेंजेस करने की जरूरत है। तो यहां से यहां तक तो फॉर्मुलेशन आ गया कि जब तक आपने स्ट्रैटेजी बनाई है तब तक तो फॉर्मुलेशन आ गया, फिर आपने उसको इंप्लीमेंट किया तो ये क्या आ गया, इंप्लीमेंटेशन, और फिर लास्ट में उसका इवैल्यूएशन हुआ तो ये क्या आ गया, इवैल्यूएशन। तो 3 स्टेजेस हैं बेसिकली, पहले फॉर्मुलेट होती है स्ट्रैटेजी, फिर इंप्लीमेंट होती है, फिर उसका क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। तो जब भी आपसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल पूछा जाए, आप लोग ये डायग्राम भी बनाकर आएंगे। ये किसने दिया है अपन को, फ्रेड आर डेविड ने ये अपन को मॉडल प्रोवाइड किया है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो हमें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्या क्या स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं। स्टेजेस हैं तो बच्चों सीक्वेंस में ही ये याद करना है, ये प्रोसेस है। सबसे पहले आप विजन बनाते हो, मिशन बनाते हो, गोल्स बनाते हो, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, फिर आप एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करते हो, फिर स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो, उसको इवैल्यूएट करते हो एंड उसको कंट्रोल करते हो। यही डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी और यही इसका प्रोसेस है। तो स्टेज 1, सबसे पहले आप विजन बनाओ, मिशन बनाओ एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाओ। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए मेरी डायरेक्शनल पाथ, कंपनी को कौन सा पाथ फॉलो करना है एंड क्या क्या चेंजेस करने हैं प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर, टेक्नोलॉजी में, ताकि वो अपनी करंट सिचुएशन और फ्यूचर को और इम्प्रूव कर सके। तो विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले मुझे पता होना चाहिए मेरी ये डायरेक्शन है, मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है एंड मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं। किस किस में चेंज करोगे आप, अपने कस्टमर में, अपने प्रोडक्ट में, अपने मार्केट में, अपनी टेक्नोलॉजी में। क्यों चेंज कर रहे हो, ताकि आपकी करंट सिचुएशन और इंप्रूव होए और फ्यूचर आप और ज्यादा अच्छे से अचीव कर सको। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, विजन। यहाँ पे बच्चों अपन वो वाली डेफिनेशन भी यूज में ले सकते हैं जो अपन ने पढ़ी थी, विजन मिशन की डिटेल में डेफिनेशंस पढ़ी थी ऑब्जेक्टिव की, वो भी यहाँ पे अपन यूज में ले सकते हैं। तो विजन, सबसे पहले मैनेजमेंट का एस्पिरेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो क्लियरली बताया जाता है। मैनेजमेंट का एस्पिरेशन मतलब मैनेजमेंट की क्या आकांक्षा है, मैनेजमेंट क्या सोचता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन आज से 15 साल बाद इस स्टेज पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले विजन बताता है कि मैनेजमेंट एस्पिरेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हाईलाइट करता है कि मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है, इस पाथ को मुझे फॉलो करना है ताकि अपन अपना विजन को अचीव कर सके। तो विजन में बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये मैनेजमेंट सोचता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसको, स्टेक होल्डर्स को, एंड जितने भी स्टाफ काम करते हैं सबकी सारी एनर्जी आप लोग उसी के टुवर्ड्स लगा दो ताकि आप अपना विजन को अचीव कर सको। तो विजन क्या है, विजन में क्लियरली बताया जाएगा कि मैनेजमेंट ये सोचता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसको ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा अगर उसको ये अचीव करना है। तो जो मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच रहा है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन आज से 15 साल बाद ये होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स को बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए, तभी तो वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपके बिजनेस के अंदर। एंड जितने भी स्टाफ काम करते हैं उनकी सबकी सारी एनर्जी आप टुवर्ड्स लगा दो टू अचीव द विजन, उसी डायरेक्शन के लिए आप सारी एनर्जी लगा दो। मिशन क्या होता था बच्चों, कुछ ध्यान है, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताता था। मिशन बताता था हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ, हम कौन हैं एंड अभी हम कहां पे हैं, ताकि हमें कहां जाना है उसको हम वो पाथ डिसाइड कर सकें। एंड स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता था बच्चों, ध्यान है, इंटेंट पढ़ चुके हैं हम, इंटेंट, इंटेंशन, what you are doing and why you are doing। अगर आपको what के साथ why का आंसर पता है तो उस चीज को आप ज्यादा बेटर तरीके से अचीव कर सकते हैं।
आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए किसी भी काम को करने से पहले, तो आप उसका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो मिशन एंड स्ट्रैटेजिक इंटेंट, मैनेजर को क्लियर होना चाहिए कि वो, मैनेजर को पता होना चाहिए कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का भी ये रोल है। ये रोल है मतलब what you are doing and why you are doing। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का who we are and where we are now, कौन है एंड अभी हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, ये मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। और ये चीज आप मिशन में एक्सप्रेस कर देते हैं। ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स और सारे मैनेजर्स के लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है, कैसे अचीव करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, वेयर वी आर गोइंग, कैसे, हाउ, कैसे आप उसको अचीव करेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं बताया जाता, इस पे फोकस नहीं करते कि एसबीओ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के डिटेल्स पे फोकस नहीं करते। जो आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी काम में ले रहे हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी स्टेबिलिटी काम में ले रहे हो, या फिर आप एक्सटेंशन काम में ले रहे हो, या रिट्रेंचमेंट, इस पर कोई फोकस नहीं किया जाता, इनकी डिटेल्स पे फोकस नहीं किया जाता। यहाँ फोकस किया जाता है ओवरऑल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन की, सब लोगों को ये डायरेक्शन फॉलो करनी है, तभी आप अपना विजन और मिशन को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बनाते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आपके, परफॉर्मेंस टारगेट्स, रिजल्ट्स और आउटकम्स जो मैनेजमेंट को एक टाइम पीरियड के बाद चाहिए, उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। वही डेफिनेशन लिखी हुई है जो वहां पे अपन पढ़कर आए हैं। ऑब्जेक्टिव्स एक यार्डस्टिक्स जैसे भी काम में लिया जा सकते हैं फॉर ट्रैकिंग द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस, कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव से आपको पता चल सकता है। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स आर द आउटकम्स ऑफ मिशन एंड विजन। मिशन और विजन को अचीव करने के लिए आप क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स परफॉर्मेंस टारगेट्स होते हैं जो आपको अचीव करने हैं टाइम पीरियड के बाद। अभी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव है कि मुझे सीए इंटर क्लियर करना है, तो वो टारगेट है जो आपको एक टाइम पीरियड के बाद अचीव करना है। मैनेजर्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव सेटिंग एक्सरसाइज को काम में लेते हैं ताकि सब लोग अपनी सारी कैपेबिलिटीज को स्ट्रेच आउट कर फुल पोटेंशियल के साथ काम करें। अभी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इंटर क्लियर करना है, तो इंटर के लिए आप जितनी एनर्जी, जितना मेहनत, जितना जोश से आप लोग पढ़ सकते हो, जितना टाइम देकर पढ़ सकते हो, वो सारा का सारा आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगा देते हो। तो मैनेजर्स भी ऑब्जेक्टिव सेटिंग स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। वो लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि सबका ये ऑब्जेक्टिव है, सब लोग का ये टारगेट है, इसी टारगेट के लिए सबको अपना फुल एंथुजियाज्म, फुल एनर्जी, फुल पोटेंशियल के साथ सबको काम करना है। Challenging company personnel to go all out and deliver big gains in performance pushes as enterprise to be more inventive, to exhibit some urgency in improving। देखो ये क्या कह रहा है ये पैराग्राफ, ये कह रहा है कि पर्सनल मतलब स्टाफ को चैलेंज करना कि अभी आप लोगों के लिए ये चैलेंज है कि हमें इंटर क्लियर करना है। उसके लिए क्या करोगे आप लोग, नए नए स्ट्रैटेजीज, नए नए आइडियाज, नए नए ऑब्जेक्ट, नए नए उसके साथ तरीकों से काम करोगे कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाना चाहिए। जो भी बीच में कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की दिक्कत आ रही हो, चाहे वो बिजनेस की पोजीशन की दिक्कत आ रही हो, उन सबको आप तुरंत ठीक करते जाते हो ताकि आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। अभी मेरी दिक्कत है मैं लर्न नहीं कर पाती, तो मैं इस चीज को सुधारूंगी। फिर मेरी दिक्कत है कि मैं प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं कर पाती, तो मैं उस चीज को सुधारूंगी। तो मैनेजर्स मतलब स्टाफ जो है उनको मैनेजर्स चैलेंज करता है कि सबका ये ऑब्जेक्टिव है, सब लोगों को इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगानी है, और बीच में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस पोजीशन से रिलेटेड हो, सारी दिक्कतों को ठीक करते हुए हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। बच्चों ऑब्जेक्टिव सिर्फ टॉप लेवल पे जरूरी है या हर लेवल पे जरूरी है? हर लेवल पे। टॉप लेवल तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव बनाता है, पर उस ऑब्जेक्टिव को ब्रेक डाउन करना पड़ता है बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल पे, क्योंकि अगर वो लोग ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करेंगे तो टॉप लेवल अपना ऑब्जेक्टिव कभी अचीव नहीं कर सकता। तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ टॉप मैनेजमेंट पे नहीं रुकना चाहिए, ऑब्जेक्टिव को ब्रोकन डाउन करो परफॉर्मेंस टारगेट्स में, हर एक सेपरेट बिजनेस, हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए। कंपनी अपनी फुल पोटेंशियल को जब तक अचीव नहीं कर सकती जब तक हर एक एरिया कंट्रीब्यूट नहीं करेगा उस ऑब्जेक्टिव के लिए। मतलब ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस का होना चाहिए और सबका मिलाकर कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि उसको अपना मार्केट शेयर 2% से मार्केट शेयर बढ़ाना है, ये टॉप लेवल का ऑब्जेक्टिव है। पर टॉप लेवल अकेला तो नहीं बढ़ा सकता ना मार्केट शेयर, उसने अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट को बोला, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला कि आपको अच्छी क्वालिटी का बनाना है,
परचेज डिपार्टमेंट को बोला आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें सस्ता, इससे भी सस्ता रॉ मटेरियल खरीद के लाना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्टिव दे दिया कि तुम्हें सामान ज्यादा बेचना है, तुम्हें ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना है, वो तुम जानो तुम्हें कैसे बेचना है, नए कस्टमर्स को तुम्हें टारगेट करना है, पुराने कस्टमर्स को लॉयल बनाना है, वो अपन से ही सामान खरीदेंगे। तो सब एक ऑब्जेक्टिव को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक किया। अब सब लोग मिलकर अपना अपना काम करेंगे तभी तो जो ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ टॉप लेवल पे नहीं रुकना चाहिए, वो हर लेवल पे ब्रोकन डाउन होना चाहिए। आ रहा है समझ में बच्चों? तो ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की अपन ने फर्स्ट स्टेज पढ़ ली। क्या पढ़ी फर्स्ट स्टेज? सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, विजन। विजन में क्या बताया जाता है कि मैनेजमेंट का क्या एस्पिरेशन है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड किस डायरेक्शन को हमें फॉलो करना है उस एस्पिरेशन को अचीव करने के लिए। जो एस्पिरेशन है वो क्लियरली स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए और आप अपने स्टाफ की सारी एनर्जी उसी के टुवर्ड स्विच कर दो ताकि आपका जो विजन है वो आप अचीव कर सकें। सेकेंड क्या था, मिशन एंड स्ट्रैटेजिक इंटेंट। मिशन में मैनेजर्स को पता होना चाहिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। क्या रोल में है मतलब हु वी आर एंड वेयर वी आर नाउ, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो मैनेजर को बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए और उसी को देखते हुए वो डिसाइड करेगा कि आगे उसको कौन सी डायरेक्शन फॉलो करनी है और कैसे उसको वो अचीव करना है, क्या करना है और कैसे उसको अचीव करना है। यहाँ पे उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या है उसकी डिटेल्स पे फोकस नहीं किया जाता, ओवरऑल डायरेक्शन कौन सी फॉलो करनी है उस पर ही फोकस किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव्स जो परफॉर्मेंस टारगेट्स, रिजल्ट, आउटकम्स होते हैं जो आपको एक टाइम पीरियड के बाद अचीव करने हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। मिशन और विजन का आउटकम होता है आपका जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव बनकर आता है। ऑब्जेक्टिव मैनेजर्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव सेटिंग स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, मतलब सबका ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया ताकि सब लोग अपनी सारी एनर्जी, सारा पोटेंशियल उसी को अचीव करने में लगा दें। यहाँ पर्सनल को चैलेंज करते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है, वो लोग अपनी सारी एनर्जी लगाते हैं उसको अचीव करने के लिए। बीच में जो भी हिंड्रेंसेस आ रही हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो चाहे पोजीशन से, सबको ठीक करते हुए वो अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव की जरूरत सिर्फ टॉप लेवल पे या हर लेवल पे? हर लेवल पे। टॉप लेवल जो ऑब्जेक्टिव बनाएगा वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको ब्रेक डाउन करेंगे अलग अलग बिजनेस, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, फिर सब लोग अपना काम ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे तभी फाइनल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो पाएगा। जब भी आपसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पूछा जाए तो बच्चे क्या करते हैं, स्टेज 1 में बच्चे लिख देते हैं विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। नीड फॉर ऑब्जेक्टिव नहीं लिखकर आते बच्चे तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। वो अलग से नहीं पूछेगा आपसे कि नीड फॉर ऑब्जेक्टिव, वो अलग से पूछ भी सकता है, एक नंबर में पूछेगा तो वो पूछ भी सकता है, बट अगर वो नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ स्टेज 1 पूछ रहा है तो स्टेज 1 में हमें सारी चीजें लिखकर आ गई है। विजन हम और अच्छा भी लिख सकते हैं इस आंसर को, हमें विजन की और डेफिनेशंस भी आती हैं। विजन क्या होता है, फोरसी द फ्यूचर इन एडवांस, वो भी डेफिनेशन आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। तो विजन की, मिशन की, ऑब्जेक्टिव की और फिर नीड फॉर ऑब्जेक्टिव एट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये पूरा हमें कंप्लीट लिख कर आना है स्टेज 1 में। स्टेज 2 क्या है बच्चों? एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने के लिए आप दो चीजों को एनालाइज करते हो, एनवायरमेंट को और ऑर्गेनाइजेशन को। एनवायरमेंट मतलब अपन किसको एनालाइज कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट को। एक्सटर्नल में पेस्टाइल पढ़ा था अपन ने, क्या क्या था, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजी, वही सब यहाँ पे एनालाइज करते हैं, इकोनॉमी, सोशल, टेक्नोलॉजी, मार्केट, अदर फोर्सेस। यहाँ पे अपन एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एनालाइज करते हैं जो डायनेमिक है, जो अनसर्टेन है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ये एनालाइज करता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट से आपको क्या अपॉर्चुनिटीज एंड क्या क्या थ्रेट्स आ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनल एनालिसिस, आप इंटरनली एनालाइज करोगे मेरे पास अभी कितनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, मेरी कौन सी टेक्नोलॉजी पे मैं काम कर रही हूँ, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, मार्केटिंग, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कितना इफेक्टिव है, मेरा R&D, मेरे HR जो है वो कितने स्किल्ड है या नहीं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को अपन एनालाइज करते हैं, इससे आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चल जाती है। तो बेसिकली हमें क्या मिल गया यहाँ से, सॉट एनालिसिस। सॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल से हमें ये सब मिल गया। फिर हम थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, फॉर्मुलेट। अब एनवायरनमेंट एनालाइज हो गया, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, आप देखो आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है एज पर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। फिर सेकंड स्टेप, आप उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करो और जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है उसको आप चूज कर लो।
तो 2 स्टेप्स हैं फॉर्मुलेट करने के। पहला स्टेप क्या है, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स देखो कौन से अवेलेबल है एज पर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पे एनालाइज करो सारे ऑल्टरनेटिव्स को, जो आपको बेस्ट लगता है उसको आप चूज कर लो। क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं कि अपन सेम बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं सेम वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज के साथ। कौन सी स्ट्रैटेजी हो गई बच्चों, सेम बिजनेस मार्केट पेनिट्रेशन या स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। अगर कॉर्पोरेट लेवल की बात करो तो स्टेबिलिटी में क्या था, यही था सेम बिजनेस सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप सेम बिजनेस में काम कर रहे हो पर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो या तो दूसरे को एक्वायर कर, तो कौन सी स्ट्रैटेजी होगी, एक्सपेंशन। अब अपन डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, रिलेटेड या अनरिलेटेड, ये ऑल्टरनेटिव काम में ले सकते हैं, या फिर अपन अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से बाहर भी निकल सकते हैं। तो अपन अलग अलग स्ट्रैटेजीज काम में ले सकते हैं, लाइक स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, या इन सबका कॉम्बिनेशन, ये स्ट्रैटेजीज अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं। तो अपन ने थर्ड स्टेज क्या पढ़ ली बच्चों, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। उसमें 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है फॉर्मुलेशन के लिए, आइडेंटिफाई करो कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है एज पर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सेकंड क्या है, एनालाइज करो सारे ऑल्टरनेटिव्स को, जो बेस्ट है उसको आप चूज कर लो। क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, हम सेम बिजनेस सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ काम कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, रिलेटेड या अनरिलेटेड डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, या बिजनेस से बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। अब चूज तो कर ली पर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी है। यहाँ पे आप अपनी इस तरीके से काम करो जो स्ट्रैटेजी सपोर्टिव मैनर में हो। आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे कि जो आपने स्ट्रैटेजी चूज की उसके अकॉर्डिंग आप अपन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सबसे ज्यादा डिमांडिंग एंड सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ प्लानिंग चल रही थी, अब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है तो समय बहुत लगेगा आपका। प्लान को अगर एक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जो चेंजेस करने हैं वो बताओ कि इसमें ये चेंजेस होंगे। लोगों को मोटिवेट करो, बिल्ड एंड स्ट्रेंथ कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज, आपकी जो कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज है उनको और स्ट्रॉन्ग बनाओ और बूस्टअप करो उनको कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज को। क्रिएट अ स्ट्रैटेजी सपोर्टिव वर्क क्लाइमेट होना चाहिए एंड मीट और बीट द परफॉर्मेंस टारगेट। तो अगर आपको प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैनेजर्स क्या क्या करेंगे बच्चों, प्लानिंग को ऑर्गेनाइजेशन उसमें एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए चेंजेस के बारे में बताएंगे कि ये सारे चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, मोटिवेट करेंगे लोगों को, कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज को और बूस्टअप करेंगे, हम स्ट्रैटेजी सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे एंड बीट करेंगे जो परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं उनको हम बीट करने की या मीट करने की कोशिश करेंगे। इसी के अंदर है स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स। जब एग्जीक्यूट करने जा रहे हो तब क्या क्या करोगे, सबसे पहले आप बजट बनाओगे कि एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इतने रुपए की जरूरत है, 10 लाख की, 20 लाख की, और जो एम्पल रिसोर्सेज हैं, जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, उन सबको उस जगह पे इन्वेस्ट कर दोगे जो क्रिटिकल है स्ट्रैटेजी सक्सेस के लिए। जो चीजें जो एरिया जरूरी है उसी की वजह से स्ट्रैटेजी को सक्सेस मिल सकती है, उन एरियाज पे आप अपनी रिसोर्सेज फोकस कर दोगे। स्टाफिंग मतलब लोगों को हायर करो, जैसे लोग चाहिए नई स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए उन लोगों को हायर करो। और स्ट्रेंथन अप करो आप अपनी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज को, और ज्यादा स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश करते रहो। इंश्योरिंग दैट पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फैसिलिटेट, पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए, तरीके आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से हमें काम करना है, पॉलिसी होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए कि सबको वही फॉलो करना है ताकि एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत ना आए। बेस्ट तरीके काम में लो, जो भी काम करो उसको बेस्ट तरीके से करो और कंटिन्यू अपने आप को और इंप्रूव करते रहो। इंस्टॉल करो इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कंप्यूटर बेस्ड काम करो, मैनुअली काम मत करो, ताकि लोगों का जो डे टू डे काम है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। लोगों को मोटिवेट करो कि आपको अपना टारगेट को अचीव करना है। आपका कल्चर वर्क क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन बहुत सक्सेसफुल हो सके। इंटरनल लीडरशिप होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंटरनल लीडरशिप होनी चाहिए जो जिससे आप अपनी स्ट्रैटेजी को और इम्प्रूव कर सको। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी ब्लॉक या वीकनेस आ रहा है तो तुरंत उसको एड्रेस करो और उसको रेक्टिफाई करवाने की कोशिश करो।
तो क्या 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 करेंगे? सबसे पहले अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले बजट बनाना पड़ेगा, और जो एम्पल रिसोर्सेज है उनको कहाँ लगा दो जो सक्सेस के लिए जरूरी है। फिर स्टाफ लोगों को हायर करो और अपनी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज को और इंक्रीज करने की कोशिश करो। फिर पॉलिसीज होनी चाहिए, पॉलिसीज मतलब रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आए। जो नया स्टाफ आएगा वो भी उसी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। बेस्ट तरीके काम में लो, कुछ भी काम करने का और उसी को इम्प्रूव करते रहो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होने चाहिए ताकि आपका जो स्टाफ है उनका डे टू डे वर्क जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। लोगों को मोटिवेट करो कि हमें हमारे टारगेट तक पहुंचना ही है। एंड वर्क कल्चर क्लाइमेट आपका सपोर्टिव होना चाहिए। इंटरनल लीडरशिप होनी चाहिए ताकि स्ट्रैटेजी आपकी ढंग से एग्जीक्यूट हो जाए। एंड अगर कोई भी ब्लॉक, कोई भी दिक्कत आ रही तो उसको तुरंत एड्रेस करो, तुरंत रेक्टिफाई करो। तो क्या क्या है बच्चों, एक बार वापस बोलने की कोशिश करते हैं, कनेक्टिविटी बिठाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या था? बजट बनाते हैं सबसे पहले। फिर लोगों को हायर करना पड़ता है हमें, और कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज उसी से हमारी इंक्रीज हो जाएगी। फिर पॉलिसीज, जो नए लोग आए हैं उनको पॉलिसीज बतानी पड़ेगी, मतलब रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर होने चाहिए ताकि इफेक्टिव स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन हो सके। फिर क्या था? बेस्ट प्रैक्टिस। अब जो नए लोग आए हैं उनको बताना पड़ेगा कि आपको बेस्ट तरीके से काम करना है और उसी को अपन को और इम्प्रूव करना है। उनके लिए अपन ने कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स लगा दिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई ताकि डे टू डे काम उनका थोड़ा सा कम हो जाए। लोगों को मोटिवेट, जो स्टाफ है उसको मैं मोटिवेट करूंगी कि हमें आपको अपना टारगेट को अचीव करना ही है। इंटरनल लीडरशिप होनी चाहिए। कल्चर, हाँ कल्चर उनके लिए स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर होना चाहिए, उनको लीडरशिप होनी चाहिए ताकि वो लोग स्ट्रैटेजी को ढंग से एग्जीक्यूट कर सके। और अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी स्टम्बलिंग ब्लॉक आ जाता है तो तुरंत उसको एड्रेस करो, उसको रेक्टिफाई करवाने की कोशिश करो। तो टोटल 8 या 9 पॉइंट्स हैं, एक बार वापस देखते हैं अपन को कुछ याद हुआ नहीं हुआ। बोलो फर्स्ट क्या था? सबसे पहले बजट बना रहे हैं, फिर स्टाफ। अब स्टाफ से रिलेटेड है सारे पॉइंट्स की स्टाफिंग की, उससे कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी इंक्रीज किया। फिर पॉलिसी, नए जो नए लोग आए उनको रूल्स रेगुलेशंस बताए। फिर उनको बोला बेस्ट तरीके काम में लो। उस बेस्ट तरीके के लिए बेस्ट तरीका कौन सा होता है? आईटी, कंप्यूटर बेस्ड। देखो ऐसे कनेक्शन बिठाओ कि उनको मैंने बोला बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस काम में लो, तो बेस्ट तरीका क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स आपने लगा दिए। फिर उनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि लोग कंप्यूटर पे काम करना पसंद नहीं करते, उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं कंप्यूटर पे तुम्हें काम करना है। फिर कल्चर, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए तभी वो लोग कंफर्टेबली काम कर पाएंगे। और एक लीडर होना चाहिए, इंटरनल लीडरशिप होनी चाहिए तभी वो उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत उसको एड्रेस करो एंड उसको रेक्टिफाई करवाओ। वापस बोलो बच्चों, इंप्लीमेंटेशन के क्या 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 स्टेप्स थे? सबसे पहले बजट, फिर स्टाफिंग, फिर पॉलिसीज, फिर बेस्ट प्रैक्टिस, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर उनको मोटिवेट करेंगे, फिर कल्चर अच्छा होना चाहिए एंड इंटरनल लीडरशिप। एंड अगर कोई भी स्टम्बलिंग ब्लॉक आता है तो तुरंत उसको एड्रेस और रेक्टिफाई करेंगे। टोटल 8 पॉइंट्स हैं, आप लोग बोलने की कोशिश करो, मैं नहीं बोलूंगी, देखो कितने बोल पाते हो, बोलो। 5-6 बोल पा रहे हो सबके सब? 8, वेरी गुड। चलो, तो ये था स्ट्रैटेजी जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये सारे प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स हैं जो काम करने पड़ेंगे। अगर आपको चाहिए कि आपकी गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन होना चाहिए तो स्ट्रॉन्ग फिट, फिट का मतलब स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किन किन के बीच में होना चाहिए? बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी। मतलब अगर मेरी स्ट्रैटेजी तो सपोज ये है कि सारा काम कंप्यूटर बेस्ड होगा, पर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ करता है उसको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, तो आपकी स्ट्रैटेजी कभी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो कंपैटिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फिट होना चाहिए बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड द कैपेबिलिटी, बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड द रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। अगर कोई बहुत डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी है तो उसके लिए ज्यादा रिवॉर्ड्स होने चाहिए, और कोई इजी स्ट्रैटेजी है तो उसके लिए कम रिवॉर्ड्स भी चल सकते हैं। Between strategy and internal organization working system, वर्किंग सिस्टम कैसे, आपका काम करने का तरीका क्या है? स्ट्रैटेजी तो ऐसी है कि रात को काम करना है, पर मेरा काम करने का तरीका है कि दिन में ही ऑफिस चलता, रात को ऑफिस नहीं चलता। तो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए स्ट्रैटेजी एंड वर्किंग सिस्टम के बीच में।
स्ट्रैटेजी एंड क्लाइमेट एंड कल्चर, आपका क्या कल्चर है उसके बीच में भी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आपको गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन करना है तो स्ट्रॉन्ग फिट किन किन के बीच में होना चाहिए, बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड द कैपेबिलिटीज, स्ट्रैटेजी एंड द रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी एंड द वर्किंग सिस्टम, स्ट्रैटेजी एंड द कल्चर। ठीक है, और अगर गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन करना है तो क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्या था, प्रिंसिपल बजट्स बनाते हैं, फिर स्टाफिंग, फिर पॉलिसीज, फिर बेस्ट प्रैक्टिस, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर मोटिवेट, फिर कल्चर, और फिर इंटरनल लीडरशिप एंड स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। वेरी गुड। लास्ट स्टेज है आपकी स्ट्रैटेजी की, दैट इज स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। फाइनल स्टेज में हम इवैल्यूएट करते हैं कंपनी की कितनी प्रोग्रेस है। हम देखते हैं कि अगर कुछ भी बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो उसकी वजह से मुझे क्या क्या, मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, मुझे कहाँ कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे, कि मुझे किन चीजों को कंटिन्यू करना है और किस विजन मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी को मुझे चेंज करना है। तो आप देखते हो कि अभी क्या चल रहा है, बाहर कुछ चेंज हुआ तो उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या वही कंटिन्यू करना है या किसी चीज में कोई चेंज करना है, ये सब अपन इवोल्यूशन में देखना है। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, वेल मैच्ड है, आपके परफॉर्मेंस टारगेट मेट हो गए, जो आप चाहते थे वो मिल गया आपको, तो स्टे जो चल रहा है उसके साथ ही चलते रहो, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उसी को और इम्प्रूव करते रहो। पर अगर कोई डिस्ट्रप्टिव चेंजेस आ गए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, तो हमारा ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारी स्ट्रैटेजी अप्रोप्रिएट अब है या नहीं है। अगर कंपनी में डाउनटर्न आ गया, उसकी मार्केट पोजीशन कम होने लग गई, उसकी परफॉर्मेंस कम होने लग गई, तो फाइंड आउट करो क्या कारण क्या है, क्यों परफॉर्मेंस कम हो रही है, क्या मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, क्या उसका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है, या दोनों ही कारण है, उसके लिए उसको करेक्ट करने की कोशिश करो। आप किसी भी टाइम पे अपनी डायरेक्शन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी को चेंजेस कर सकते हो, किसी भी टाइम पे उनको मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये है आपका इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। तो स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन में क्या किया अपन, यहाँ पे देखते हैं कंपनी की अभी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, बाहर अगर कोई भी चेंज हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो उसकी वजह से मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, मुझे किस चीज को कंटिन्यू करना और किस चीज में मुझे चेंजेस करने हैं। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, आप अपने टारगेट को मेट कर पा रहे हैं, तो स्टे, जो चल रहा है उसी के साथ चलो, सिर्फ उसी को और इम्प्रूव करते रहो। पर अगर बाहर कोई चेंजेस आ गए तो आप देखो अब मेरी स्ट्रैटेजी अप्रोप्रिएट है या नहीं है। मुझे अगर मेरी डाउनटर्न आ गया, डाउनफॉल आ गया, तो डाउनफॉल क्यों है, उसका कारण था, क्या मेरी स्ट्रैटेजी सही बनी नहीं थी, या एग्जीक्यूट सही नहीं थी, या दोनों ही कारण हो गए थे कि मैं बना भी नहीं पाई थी और एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाई थी। आप किसी भी टाइम पे अपने विजन मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी को चेंजेस कर सकते हो। तो ये अपन ने क्या पढ़ ली, ये अपन ने 5 स्टेजेस पढ़ ली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की। स्टेज 1 क्या थी बच्चों, डेवलपिंग विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। विजन में क्या बताते हैं कि मैनेजमेंट का क्या एस्पिरेशन है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्या डायरेक्शन पाथ आपको फॉलो करना है। जो एस्पिरेशन है वो स्टेक होल्डर्स को क्लियरली समझ में आना चाहिए और सारी एनर्जी सिर्फ उसी डायरेक्शन के टुवर्ड्स लगा दो। मिशन बताता है कि क्या रोल है, हु वी आर, वेयर वी आर नाउ, व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग, ताकि हमें पता चल सके कि हमें कौन सी डायरेक्शन को आगे फॉलो करना है। यहाँ पे उस चीज पे फोकस नहीं करते कि कौन सी स्ट्रैटेजी आप काम में लो, उसकी डिटेल्स के बारे में यहाँ पे बात नहीं करी जाती। ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों आपका, जो परफॉर्मेंस टारगेट जो एक टाइम पीरियड के बाद आपको अचीव करने हैं, विजन मिशन का आउटकम होता है आपका, जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। ऑब्जेक्टिव सेटिंग स्ट्रैटेजी पे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है कि सब लोग अपनी सारी पोटेंशियल के साथ उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना और बीच में जो भी हिंड्रेंसेस आ रहे हैं उनको अपन को ठीक कर देना है। देन ऑब्जेक्टिव क्या सिर्फ टॉप लेवल को चाहिए, हर लेवल को, हर लेवल को। टॉप लेवल तो सिर्फ पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बनाएगा, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे हर प्रोडक्ट के लिए, हर बिजनेस के लिए, ताकि सब लोग उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। फिर नेक्स्ट है एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। एनवायरनमेंट में अपन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, लाइक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, जिससे हमें क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ऑर्गेनाइजेशन में अपन एनालाइज करते हैं इंटरनल को, लाइक उसकी फाइनेंशियल रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, R&D, ह्यूमन रिसोर्स। उससे अपन को से क्या मिलती है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो हमें क्या मिलता है, SWOT एनालिसिस, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या थी, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी।
स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के लिए 2 स्टेप्स है। सबसे पहले देखो कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं एज पर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। फिर असेस करो उनको और फिर जो आपके लिए बेस्ट है उसको चूज कर लो। मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं कि सेम बिजनेस के साथ कंटिन्यू करो, ग्रो करो, रिलेटेड अनरिलेटेड डाइवर्सिफाई करो या रिट्रेंच कर लो, बिजनेस से बाहर निकल जाओ। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। ये ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी है, हमें उस तरीके से काम करना है कि जो स्ट्रैटेजी सपोर्टिव हो। ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपको प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैनेजर्स क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज को और बूस्टअप करने की आप यहाँ पे कोशिश करते हो। कल्चर आपका सपोर्टिव होना चाहिए, एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना चाहिए और जो टारगेट है उसको मीट या उसको बीट करने की कोशिश करो। तो अगर एग्जीक्यूट करना है तो क्या क्या प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स हैं? अब बोलो बच्चों। सबसे पहले बजट, डिटेल में बोलेंगे, ठीक है। बजट में क्या था? एम्पल रिसोर्सेज को आप लगा दोगे जो चीजें सक्सेस के लिए जरूरी थी। सेकंड क्या था? स्टाफिंग, जो नीडेड स्किल्स चाहिए उनको आप हायर करो और कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी को और इंक्रीज करो। थर्ड क्या था? पॉलिसी प्रोसीजर होने चाहिए ताकि एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत, कोई रुकावट ना आए। फिर बेस्ट नॉन तरीके काम में लो और उसी को और इम्प्रूव करते रहो। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम में लो ताकि डे टू डे वर्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। लोगों को मोटिवेट करो कि आपको आपका टारगेट अचीव करना है। आपका कल्चर जो है वो सपोर्टिव होना चाहिए एंड इंटरनल लीडरशिप होनी चाहिए ताकि आप ढंग से एग्जीक्यूट कर सकें और अगर कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आ रही हैं तो उसको तुरंत एड्रेस और रेक्टिफाई करवाओ। अगर आपको गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन करना है तो स्ट्रॉन्ग फिट किन किन के बीच होना चाहिए? बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड कैपेबिलिटी, स्ट्रैटेजी एंड रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी एंड वर्किंग सिस्टम, स्ट्रैटेजी एंड क्लाइंट। तो जब भी आपसे अगर ये फोर्थ स्टेज ही पूछी जाए तो ये पूरी लिख कर आनी है बच्चों। ये भी लिख कर आना है कि गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन के लिए किन किन के बीच में स्ट्रॉन्ग फिट, स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। फिफ्थ स्टेज क्या थी? यहाँ हम देखते हैं हमारे बिजनेस की क्या प्रोग्रेस चल रही है। अगर बाहर कोई चेंज होता है तो उसका मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एंड मुझे किस चीज को कंटिन्यू करना है और किस चीज में मुझे चेंजेस करने। अगर सब ठीक चल रहा है तो स्टे विद दैट, सिर्फ उसी को और इम्प्रूव करो। पर अगर बाहर कोई हिंड्रेंसेस आ गई तो आप देखो कि मुझे किस चीज को कंटिन्यू करना है या किस में मुझे चेंजेस करने हैं। अगर डाउनटर्न आ गया तो आप देखो क्यों आया, क्या मेरी बनी अच्छी नहीं थी या इंप्लीमेंट नहीं हुई थी या दोनों ही कारण थे। आप किसी भी समय पे अपना विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी को चेंजेस कर सकते हैं। तो ये अपन ने 5 स्टेजेस पढ़ ली किसकी? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की। ये अपन ने 5 स्टेजेस पढ़ ली। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, दैट इज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कौन सी होगी बच्चों? जो टॉप लेवल जो स्ट्रैटेजी बनाता है उसे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कहते हैं। द गेम प्लान दैट रियली डायरेक्ट्स द कंपनी टुवर्ड्स सक्सेस। टॉप लेवल सक्सेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है उसे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कहते हैं। दो तरीके के प्लान्स हो सकते हैं, ऑपरेशनल एंड स्ट्रैटेजिक। सीनियर मैनेजर जो होते हैं वो स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाते हैं फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को देखकर और डेंजर्स अपॉर्चुनिटी थ्रेट को देखते हुए वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्लानिंग करते हैं वो लोग उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं, एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को ताकि आप अपना जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर सकें। ऑपरेशनल प्लान्स कौन बनाते हैं? मिडिल एंड लो लेवल के जो लोग होते हैं वो बताते हैं किस तरीके से आप रिसोर्सेज को यूज करेंगे ताकि आप अपना गोल को अचीव कर सकें। तो दो तरीके के प्लान्स होते हैं, कौन से? स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल। स्ट्रैटेजिक प्लान कौन बना रहा है? सीनियर मैनेजर्स बनाते हैं। स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को देखते हुए वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स बनाते हैं, उनके लिए वो रिसोर्सेज को गैदर करते हैं और लोकेट करते हैं ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। और ऑपरेशनल प्लान्स क्या होते हैं? मिडिल लो लेवल्स बनाते हैं, वो लोग बताते हैं हाउ, कैसे रिसोर्स को यूज करोगे ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। यहाँ पे इन दोनों प्लान्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं लिखवा रही हूँ, लिख लो।
बड़ा सारा है, छोटा छोटा लिखना, उतनी जगह है उसमें कंप्लीट आ जाएगा। 2 जगह दे रखी है। फिर वो पूरा नहीं आएगा। ठीक है।
रीड करके लिखवा दूं क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स पहले स्ट्रैटेजिक वाले के लिखवा देती हूँ, ठीक है? लिखते चलो। फर्स्ट लिख लिया क्या सबने? सेकंड से लिखवा दो, चलो लिखो। असेस द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग लिखते चलो। असेस द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, टेक अ होलिस्टिक व्यू of the organization. Take a holistic view of the organization. Fourth लिखो, develops overall objectives and strategies. Fifth लिखो, is concerned with the long-term success of the organization. Is concerned with the long-term success of the organization. Sixth लिखो, is a senior management responsibility. Is a senior management responsibility. लिख लिया सबने? ऑपरेशनल की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, deals with current deployment of resources. Deals with current deployment of resources. Second लिखो, develops tactics rather than strategy. Develops tactics, TACTICS, tactics rather than strategy. Third लिखो, projects current operation into the future. Projects current operation into the future. Fourth लिखो, makes modification to the business functions but not fundamental changes. Makes modifications to the business functions but not fundamental changes. Fifth लिखो, is the responsibility of functional managers. Is the responsibility of functional managers. लिख लिया? पढ़ा दूं? चलो अपन पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लान कौन करता है? सीनियर मैनेजर्स जो करते हैं, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के? शेप्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिसोर्सेज। टॉप लेवल इस तरीके से प्लान करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की शेप कैसी होगी और क्या क्या उसको रिसोर्सेज चाहिए होंगी। शेप्स और इसको क्या रिसोर्सेज चाहिए। असेस द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। बाहर की दुनिया के क्या इम्पैक्ट हमारे पर पड़ सकता है, वो भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में टॉप लेवल्स ध्यान रखते हैं। टेक अ होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक मतलब पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन का देखा जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक डिपार्टमेंट को सोचते हुए कभी प्लानिंग नहीं करी जाती।
डेवलप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी, सबके लिए ऑब्जेक्टिव्स और सबके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। यहाँ लॉन्ग टर्म सक्सेस पे फोकस किया जाता है, ना कि शॉर्ट टर्म फोकस सक्सेस पे। ये सीनियर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। अगर आप ऑपरेशनल प्लानिंग की बात करो जो मिडिल और लो लेवल बनाता है, तो यहाँ करंट में अभी हम क्या कर रहे हैं, करंट हम किस रिसोर्स को कैसे यूज में ले रहे हैं, उस पर अपन फोकस करते हैं, उस पर बात करी जाती है। डेवलप टैक्टिक्स, ना कि स्ट्रैटेजी। टैक्टिक्स मतलब छोटे छोटे मेथड्स बनाए जाते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। जो फंक्शनल डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्शन वाला अपने लिए मेथड बनाएगा, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा। प्रोजेक्ट्स करंट ऑपरेशन इनटू द फ्यूचर, तो आज आप इस तरीके से काम करोगे फ्यूचर का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका अचीव हो सके। आप जो मॉडिफिकेशंस करोगे यहाँ पे वो बिजनेस फंक्शन में, क्योंकि फंक्शनल लेवल ही बना रहे हैं ना ये वाली प्लानिंग, तो वो सिर्फ अपने फंक्शन के लिए मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडामेंटल चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और ये किसकी जिम्मेदारी होती है, जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेशनल प्लानिंग। तो दो तरह की प्लानिंग होती है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को शेप करता है, उसकी रिसोर्सेज बताता है क्या क्या उसमें चाहिए होंगी, क्या इंपैक्ट पड़ेगा बाहर की दुनिया का, वो बताते हैं इसके अंदर। होलिस्टिक व्यू लिया जाता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए ऑब्जेक्टिव, सबके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस पे फोकस किया जाता है, सीनियर मैनेजर की ये जिम्मेदारी होती है। और अगर आप ऑपरेशनल प्लानिंग की बात करो तो यहाँ करंट में रिसोर्सेज को कैसे यूज में लेना उस पर फोकस करते हैं, टैक्टिक्स पे फोकस करते हैं, ना कि स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से आज काम करेंगे कि फ्यूचर को कनेक्ट कर सके, फ्यूचर को अचीव कर सके। मॉडिफिकेशन सिर्फ डिपार्टमेंट में करते हो, फंडामेंटल चेंजेस नहीं करते हो। और ये फंक्शनल मैनेजर्स जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फंक्शनल मैनेजर्स कौन है बच्चों, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, तो उनकी जिम्मेदारी होती है ऑपरेशनल प्लानिंग करना कि काम किस तरीके से होगा, और वो डिसाइड करते हैं टॉप लेवल की हमें बिजनेस को मर्ज करना है, एक्वायर करना है, इन्वेस्ट करना है या डाइवेस्ट करना है। आ गया समझ में? आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल।